बच्चों लेट अस डिस्कस स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो क्या होती है हमारे लिए? स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दे आर कर्व्ड मिरर्स। अभी तक प्लेन मिरर हमने देख लिया जो एकदम बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लाइक अ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो सिमिलरली कर्व्ड मिरर्स क्या होंगे? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा कर्व्ड होगा। ठीक है, सो हाउ आर कर्व्ड मिरर्स मेड? दे आर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक ग्लास के स्फीयर से स्फेरिकल मिरर्स को बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है? स्फेरिकल मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स अगर मैं बोलूं तो कर्व्ड मिरर्स बहुत से टाइप के हो सकते हैं। वो पैराबोलिक शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, हाइपरबोलिक शेप के हो सकते हैं। ठीक है, कोई जनरल शेप के हो सकते हैं। तो सारे मिरर्स हमें अभी पढ़ने नहीं है, हमें सिर्फ कौन से पढ़ने? कर्व्ड मिरर्स में भी स्फेरिकल मिरर्स की बात करनी है हमको। ठीक है, spherical mirrors are of two types. In junior classes also you have seen these names. वो कौन से दो नाम है? concave mirror और convex mirror। देखो ये बात जो है वो शेप पे डिपेंड करती है कि वो मिरर कैसा है। अगर concave है मतलब कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा वो concave होगा, दैट इज इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। और convex मिरर का मतलब क्या हो गया? कि वो मिरर बाहर की तरफ कर्व्ड होगा, तो उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं और इनके दूसरे नाम भी बता देता हूं आपको। सपोज दिस इज अ स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, ग्लास का स्फीयर है हॉलो, और अगर बच्चों हमने इसके आउटर सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश कर दिया इसको, पॉलिश्ड सरफेस PS। तो अंदर वाला जो सरफेस होगा इसका वो कैसा होगा? बिल्कुल शाइनी क्रिएट हो जाएगा। अंदर वाला सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। इसको मैं RS से डिनोट कर देता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से थोड़ा सा दबा हुआ है, इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो इस तरह के जो मिरर को हम जब देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव। ठीक है, ये नाम कैसे पढ़ा होगा? तो दिस शेप इज कनकेव, मतलब इट इज प्रेस्ड इनवर्ड्स। तो इसको, इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? कनकेव। तो ये कनकेव मिरर बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो हमने अंदर से पॉलिश किया होता किसी पार्ट को, सपोज करो द इनसाइड सरफेस वाज पॉलिश्ड, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस था, तो जो आउटर सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और किसी भी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, अगर ये वाला पार्ट, अगर अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है? पॉलिश सरफेस है, और आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये देख रहे हो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, मतलब कन्वेक्स शेप कहलाता है। दिस शेप इज कॉल्ड कन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरह का जो मिरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर होता है। प्रैक्टिकली ऐसा भी आपने पढ़ा होगा इन योर जूनियर क्लासेस कि इनको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं समझा देता हूं। अगर मैं कनकेव की बात करूं बच्चे, ऐसा शेप है अगर, ठीक है, तो इनको दूसरा क्या नाम दिया जाता है? कन्वर्जिंग। कनकेव को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों? अगर इस पे आपने पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, दे कम क्लोजर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कनकेव का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है लाइक दिस, फॉर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, तो उस पे अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है, देन यू विल ऑब्जर्व कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम डाइवर्जिंग। ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या कर जाती हैं? डाइवर्ज कर जाती हैं। दे डू नॉट गेट गो पैरेलल। ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर में करवाते तो ये पैरेलल वापस आ जाती, बट ये डाइवर्जिंग रेज देता है, इसलिए इसका नाम और क्या पड़ जाता है? डाइवर्जिंग मिरर पड़ जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इन मिरर्स को हम और डिटेल में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ऑफ डिस्कशन वो कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, द टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वो देख लेते हैं। देखो, अगर ये कनकेव मिरर है तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क्ड देख रहे होंगे जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। मैंने उनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर से ये मिरर्स बने होते हैं, द स्फीयर फ्रॉम विच दीज मिरर्स आर मेड, ठीक है,
द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब क्या हुआ, आप ये कर्व्ड पार्ट तो देख रहे हो, बट अगर इसको फुल्ली हम इसको इमेजिन करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो उस केस में उस पूरे के पूरे ये स्फीयर को अगर हम कंप्लीट कर देखें तो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम जनरली सी पॉइंट से करते हैं डिनोट। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो मिरर को ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा, है ना। सेंटर और सरफेस से ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस बात को बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है। अगर बेटा ये स्फीयर कंप्लीट करके देखोगे आप तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या हो जाती है? आर। आर से शो करते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उस स्फीयर का रेडियस है जिसका ये मिरर एक पार्ट है, ठीक है, जिसको काट कर हमने ये मिरर बनाया है। ओके, तो कहीं से भी कहीं जोड़ो आप, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपने मिरर को ज्वाइन किया तो ये लाइन सब किसके बराबर हो जाएंगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर ही होती हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मिरर पे ज्वाइन करते हो तो वो 90 डिग्री बना लेता है। मतलब हमेशा कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है बेटा? नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, परपेंडिकुलरली उसको टच करता है हमेशा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहां पे अगर मैं C और P पॉइंट्स को देखूं तो ये भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए CP रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस को हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, अच्छा भाई, द नेक्स्ट थिंग इज पोल। पोल क्या हो गया? जैसे सपोज करो आप इस मिरर को साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ एक कर्व दिखाई दे रहा है, बट फ्रॉम द फ्रंट इफ यू लुक एट द मिरर इट लुक्स लाइक अ बाउल, ठीक है, एक बाउल की तरह दिखाई देगा। और उस बाउल के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? पोल बोल देते हैं। फ्रॉम साइड व्यू वो सेंटर कहीं यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या है? ये सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व्ड मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर, जो कि फ्रंट से देखने पे एक बाउल दिखता है और साइड से देखने पर एक कर्व दिखता है। तो उस कर्व का जो सेंटर होगा, ये अभी साइड से तो हमें ऐसा दिख रहा है यहां पे, बट इसको अगर मैं इस तरह से टर्न करूं आपकी तरफ तो ये पोल बीच में आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये वाली जो लाइन है जिसपे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसका नाम हम क्या देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं बेटा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी पे होता है और पोल भी होता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आप ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमें सीखनी होती है वो होती है प्रिंसिपल फोकस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर। वो क्या है? इन अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं। अगर एक कनकेव मिरर आपने रखा और आप पैरेलल रेज को मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराते हो, देन व्हाट यू सी इज दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। तो कोई भी एक जनरल पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही हो, देखो ये हो गई एक रे और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगाएंगे? हमारी बात हुई थी कि भाई अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये बन जाएगा एक नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या मिलता है?
सेम मिल जाता है, राइट। एक जगह और देख लेते हैं इस चीज को बेटा, इस वाली रे के लिए देखते हैं। दिस रे इज गोइंग लाइक दिस, तो व्हेन यू जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी नॉर्मल टू द मिरर, है ना। तो फोकस कैसे ढूंढेंगे हम लोग, आप पैरेलल रेस को भेजिए, अगर जिस पॉइंट पर ये रेस जाकर के कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। फोकस डाइवर्जिंग मिरर के लिए भी होता है, बट उसके लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सपोज दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर और इस पर हम पैरेलल रेज अगर भेजते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल डाइवर्ज, दे विल नॉट कन्वर्ज, तो ये डाइवर्ज हो गई। तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, मतलब देखो ये पॉइंट जहां से ये डाइवर्ज हो रही है इसको हम क्या बोल देते हैं, फोकस ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर के लिए वो पॉइंट होता है फोकस जहां पे ये पैरेलल रेज जो है कन्वर्ज होती है, और डाइवर्जिंग मिरर या कन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉइंट होता है जहां से आती हुई अपीयर होती हैं जब कोई पैरेलल सेट ऑफ रेज आप उस पे इंसिडेंट करवाते हो, ठीक है। तो फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, ये ऑब्जर्व कीजिए, एंड फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट, पीछे की तरफ होता है, ठीक है, यहां पे होता है। अच्छा भाई, तो मैंने ये बात अभी अभी बताई आपको कि इन अ कन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर। आप रेज को भेजते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाती है, ये वाली रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ गई, तो ये दोनों रेज आती हुई किस पॉइंट से दिख रही हैं आपको, अगर इसको एक्सटेंड करें पीछे तो इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है ना, एक्चुअली नहीं आ रही, इस पॉइंट से आते हुए दिख रही है। तो दिस पॉइंट फ्रॉम विच अपेरेंटली द रेज कम, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बात हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। कनकेव के लिए अगर बात करूं तो कनकेव का जो फोकस होता है बेटा वो फ्रंट में होता है, ठीक है, और कन्वेक्स के लिए अगर बात करूं तो वो मिरर के पीछे होता है, ओके, बिहाइंड द मिरर इट इज प्लेस्ड। अब बात आती है फोकल लेंथ की, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होता है। देखो जल्दी से, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, तो इसके बीच में जो मिड पॉइंट है वहां पे क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, r है, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, f, ठीक है बच्चों। तो ये जो फोकल लेंथ है ये एक्चुअली ज्योमेट्री देखने पर हमें कैसे मिलती है, इन अ स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। इस बात का क्या मतलब हो जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकस का कितना होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर मैंने इसको क्या बोला है, फोकल लेंथ f बोला है, तो उसको अगर ट्वाइस करेंगे तो r मिलता है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2। अगर ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक कितनी थी बेटा, कैपिटल R थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है f के बराबर, तो f फोकस जो है ये इन दोनों पॉइंट C और P के कहां पे आता है, मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है। सो फोकल लेंथ फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज कैलकुलेटेड एज r/2। इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कनकेव मिरर होता और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r इज इक्वल टू, सपोज इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो यू विल ऑब्जर्व कि जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके पोल से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा,
ठीक है, और फोकस कहीं यहां पे आएगा। ये तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहां पे आ जाएगा बेटा? इससे इसके मिड पॉइंट पे, सी और पी के मिड पॉइंट पे। पी पोल हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस इसके मिड पॉइंट पे आएगा। तो फोकस के डिस्टेंस पोल से कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यू नो दैट फोकस इज दैट पॉइंट एट विच पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज। ठीक है बच्चों, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कनकेव मिरर कैसे बिहेव करता है। तो अपनी बात हो रखी है कि अगर उस पर पैरेलल रेज भेजोगे तो वो क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, इट इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards। ये बात हो गई थी हमारी, जल्दी से इसको देख लेते हैं। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट कन्वर्ज्ड। अगर पैरेलल रेज आई हैं तो वो कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, कन्वर्जिंग रेज है तो वो और ज्यादा कन्वर्ज कर जाएंगी। पैरेलल रेज के लिए तो देख लिया। अगर मैंने बोला थोड़ी सी कन्वर्जिंग रेज आई, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कन्वर्ज मोर। बहुत जल्दी से ये एक दूसरे के पास कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, ऐसा भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस सी द डाइवर्जिंग मिरर, या फिर इसको कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। इसमें पैरेलल रेज आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? पहली बात तो ये कि आगे की तरफ कर्व्ड होता है, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। सेकंड बात क्या हो जाएगी कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज्ड। देखो यहाँ पे अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये एक दूसरे से कैसे चली जाएंगी? दूर चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम हमने डाइवर्जिंग मिरर भी रखा था। दिस इज वेरी इजी थिंग टिल नाउ। अब हम देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स होता कैसे है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, रे, अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो यहां पे देखिए, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये एक रूल है रे डायग्राम बनाने के लिए, या फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? फॉर श्योर इट विल पास थ्रू द फोकस। यहां से अगर मैं सी से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करूं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? नॉर्मल। तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड आई विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, वो फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर या कन्वेक्स मिरर पे हम एक पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम एक पैरेलल रेज भेजते हैं तो वो कैसी अपीयर करती है आफ्टर डाइवर्जेंस? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई दिखाई देती है। फोकस से पास तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, तो इसके साथ उल्टा हो जाता है, इसके साथ ये फोकस से आती हुई दिखाई देती है। रिपीट करता हूं, कनकेव में क्या होगा? फोकस से ही पास कर जाएगी। कन्वेक्स में कैसा होगा? वो फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो अगर ये कोई रे आ रही थी किसी ऑब्जेक्ट से और ये फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे पास होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं तो ये एंगल I और ये एंगल R दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली रे देखिए, अगर मैं कन्वेक्स मिरर में बात करूं, इफ अ रे अपीयर्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन जो P और C को ज्वाइन करती है उसको तो हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे कमिंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रूल जो है सेकंड रूल है अगर हमें रे डायग्राम बनाना है किसी भी केस में और हमारे पास इंसिडेंट रेज है तो। ठीक है, नेक्स्ट है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये ऑब्वियस भी है, देखो अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो अगर परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हुई मतलब इंसिडेंट हुई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे I हो जाएगा 0
तो फिर r को भी कितना होना पड़ेगा 0, और वो नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली जाएगी। इसको हम कहते हैं रिट्रेस कर जाएगी पाथ को, ठीक है। तो एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में अगर मैं बात करूं तो एनी रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैकवर्ड्स। तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पे चली जाएगी, ठीक है। रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए सिमेट्रिकली वापस चली जाती है। इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल तो वो इस तरह से वापस चली जाएगी, बिकॉज सीपी लाइन हियर विल बिकम दी नॉर्मल। ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऊपर वाला एंगल है तो नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों सेम होने चाहिए, तो इसलिए सिमेट्रिकली दूसरी तरफ चली जाएगी। Similarly for convex mirror, if you see ray coming at an angle to the principal axis will after reflection pass at the same angle, ठीक है, सिमेट्रिकली वापस चली जाएगी। ये 4 रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए और इमेज की पोजीशन को पता करने के लिए, ठीक है।